नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपका स्वागत है हल्ला बोल में। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। ये गेस्ट एंकर वीकेंड स्पेशल है और आज एक दिन के गेस्ट एंकर होंगे आशुतोष। कभी खुद भी पत्रकार थे, मीडिया में थे, न्यूज एंकर थे, अब आम आदमी पार्टी के नेता हैं। और आशुतोष जिस मुद्दे पर बहस करेंगे वो है कि क्या 2019 में दलित रोकेंगे मोदी रथ। लंबे अरसे तक एंकर रह चुके आशुतोष कई न्यूज चैनल में वरिष्ठ पदों पर काम कर चुके हैं। आशुतोष अब आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। – 2014 में आम आदमी पार्टी के टिकट पर आशुतोष लोकसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं। आशुतोष आज हमारे गेस्ट एंकर वीकेंड स्पेशल के एंकर होंगे। दलितों पर अत्याचार बढ़ता जा रहा है। दलितों व आदिवासियों के खिलाफ उन्हें कुचलने का अभियान चलाए हुए हैं। दलित आर गेटिंग एंग्री। जब सांसद की नहीं सुनी जा रही है, कार्रवाई नहीं हो रही है, तो कहाँ किसका कार्रवाई होगा, कहाँ कार्रवाई होगा। मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। कांग्रेस, सपा और बसपा हिंसा का समर्थन करके माहौल को कलुषित करने की कोशिश कर रही है। मोदी सरकार मुर्दाबाद। नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आज मैं हूं आज तक के दफ्तर में और कार्यक्रम है हल्ला बोल, वीकेंड स्पेशल प्रोग्राम है। लेकिन कार्यक्रम शुरू करने के पहले मैं एक शपथ लेता हूं। एक एंकर के तौर पर मैं पत्रकारिता धर्म का पालन करूंगा, किसी पार्टी का पक्ष नहीं लूंगा, हर गेस्ट को बराबरी से बोलने का मौका दूंगा। एंकर के तौर पर किसी की भी तरफदारी नहीं करूंगा। जब मैं ये कह रहा हूं तो मैं ये भी जानता हूं कि आज मैं सवालों के घेरे में नहीं हूं, बल्कि मैं लोगों से सवाल करूंगा। और आज इस कार्यक्रम की सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले दिनों जिस तरीके से दलितों को लेकर एक विमर्श पूरे देश के अंदर शुरू हुआ, पूरा दलित समाज सड़कों पर उतरा, हिंसा हुई, 12 से ज्यादा लोगों की जानें गईं, कई तरीके के सवाल खड़े हुए कि क्या जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था वो फैसला सही था या गलत था, या दलितों के अधिकारों को कम करने की कोशिश की गई, क्या उनकी अस्मिता का सवाल खड़ा हुआ। इन तमाम मसलों पर चर्चा करेंगे। और एक सवाल और अंत में खड़ा होता है, क्या दलितों की यह राजनीति, दलित विमर्श, क्या 2019 में नरेंद्र मोदी का रास्ता रोकेगा या उनका रास्ता आसान करेगा। हमारे साथ इस चर्चा बात करने के लिए आज कई मेहमान हैं। प्रोफेसर विवेक कुमार जी इस वक्त हमारे साथ हैं, जो दलित चिंतक हैं। रागिनी नायक जी हैं, जो स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस पार्टी की। अवनिजेश अवस्थी जी हैं, जो संघ के जानकार हैं। साथ ही साथ विजय सोनकर शास्त्री जी हैं, जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। और स्टूडियो के बाहर हमारे साथ हैं सुदीन भदौरिया जी, जो बहुजन समाज पार्टी यानी बीएसपी को रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले एक सवाल विवेक जी आपसे। विवेक, जो पिछले दिनों हिंसा दिखाई पड़ी, क्या ये हिंसा सरकार के प्रति थी, सुप्रीम कोर्ट के प्रति थी, या दलितों का गुस्सा बाहर निकला? क्यों? देखिए, मुझे लगता है आशुतोष जी कि विगत 4 वर्षों से जो घटनाक्रम चला है, मुझे लगता है कि ये एक समेकित उबाल है उनके गुस्से का। आप शुरू करें किस प्रकार उनको ट्रीट किया गया 4 साल तक। आप रोहित वेमुला का केस लें, आप यूथ को मोछे रखने पर मार दिया जाएगा, गरबा में डांस करने जाएगा तो मार दिया जाएगा, अगर वो ज्यादा तेज तर्रार है तो उसके ऊपर रासुका लगा करके उसको अंदर कर दिया जाएगा। उनकी जो सबसे सर्वश्रेष्ठ नेत्री हैं उनको गाली बकी जाएगी और उसके बाद उस व्यक्ति को पारितोषिक के रूप में कुछ दिया जाएगा कि उसकी वाइफ को मिनिस्टर बनाया जाएगा।
बाबा साहेब अंबेडकर तक को नहीं छोड़ा जाएगा। और संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोग ये अपने ऊपर ऑनर्स ले रहे हैं कि उन्होंने सचमुच नाम चेंज कर दिया। आप रिजर्वेशन को देखिए कि पहले यूनिवर्सिटी यूनिट माना जाता था रिजर्वेशन के लिए, अब कह रहे हैं हम डिपार्टमेंट यूनिट मानेंगे। आपके कहने का मतलब क्या, कौन कर रहा है ये सब? ये तरफ से सरकार कर रही है। कौन सरकार? वर्तमान सरकार, भाजपा की सरकार। इसलिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला है ना। नहीं, मैं ये कह रहा हूं, आप इसको बार बार सुप्रीम कोर्ट फैसले के ऊपर इसको इस गुस्से को आप संकुचित मत करिए। ये जो गुस्सा है ये 4 साल का है जो लगातार एक विरक्ति पैदा कर रहा है। विवेक जी एक बात तो आप मानेंगे कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया, अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला किया है तो उससे मोदी सरकार का क्या लेना है, भारतीय जनता पार्टी क्या लेना है, आरएसएस का क्या लेना है? लेकिन विजय नहीं, मैं एक बात इसमें जोड़ना चाहूंगा कि क्यों ये विरक्ति अचानक प्रतिस्फुटित हुई है। उसके लिए कि कहीं भी आप देखिए कि उनको रिप्रेजेंट करने वाला वो जो वॉइस है वो नहीं दिखाई पड़ रही है। आज विजय जी बैठे हुए हैं, बड़ा अच्छा है, कम से कम वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वरना आप सरकार के अंदर देखिए वहां पर भी कोई नहीं है, वहां पर विजय जी, सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने दलितों का पक्ष ठीक से नहीं रखा, कमजोरी दिखाई, जिसका नतीजा यह हुआ कि वहां से फैसला आया जिसने SC/ST एक्ट को कमजोर किया। मानते आप? आशुतोष जी, मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूं या बहुत सारे ऐसे प्रश्न विवेक जी ने उठाया उसका उत्तर दूं? अगर थोड़ा सा आपके तरफ से हिंट हो जाए तो मैं उसी को पहले शुरू करूं। मैं विवेक जी से शुरू करना चाहता हूं, अगर विवेक जी समझ सकते हैं तो। हमारे वैसे अग्रज हैं, मैं इनको बहुत स्नेह करता हूं, विद्वान व्यक्ति हैं, लेकिन इन्होंने 4 साल की जो बात कही है, ये 4 साल में ये सब हो रहा है, 4 साल में ये हो रहा है। हम तो इनसे ये कह रहे हैं कि ये जो कुछ हो रहा है आज ना, ये 400 साल से भी पहले से हो रहा है। इसका मतलब ये कि मोदी सरकार भी वही कर रही है जो 400 साल से हो रहा था? नहीं, मोदी जी की सरकार जो है वो सामाजिक वातावरण 3 साल 4 साल में ठीक हो जाएगा क्या, जो 400 साल से है? लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि कौन जिम्मेदार कि हमारी सरकार, विजय जी आपने कहा कि 400 साल, कौन इसके लिए जिम्मेदार है? कोई समुदाय विशेष जिम्मेदार है, कोई सरकार विशेष जिम्मेदार है? इसके लिए अगर जिम्मेदार की बात करते हैं तो 600 साल तक इस देश में मुगलों का शासन था, मुस्लिमों का शासन था, लेकिन आज भी मुसलमानों की सबसे बुरी दशा है। तो क्या आप इसके लिए 600 साल के मुसलमानों के सरकार को दोषी मानेंगे क्या? देखिए, हम विद्वान लोग हैं, यहाँ बैठे हुए लोग। सवाल का आपने जवाब नहीं दिया। बड़ी नहीं, अभी सब मैंने आपके सवाल का जवाब नहीं दिया। मैंने आपसे सवाल हम तो अभी विवेक जी के सवाल का जवाब ये पूछा था। मैंने आपसे सवाल ये पूछा था कि ये जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो मोदी सरकार ने अपना पक्ष ठीक से नहीं रखा, क्या ये कारण था? नहीं, देखिए वही तो उनकी सहमति थी। मैं कह रहा हूं, मैंने तो अभी इनका जवाब दिया, मैं अब आपका जवाब देना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट में एक केस चल रहा था और केस अच्छे विद्वान न्यायाधीशों के द्वारा एक निर्णय आया और उस निर्णय को हम भी दुर्भाग्यपूर्ण मानते हैं। लेकिन क्या इसका मतलब कि हम सुप्रीम कोर्ट के ऊपर शंका करें क्या? अगर आज के डेट में अगर हम कोर्ट के ऊपर अविश्वास करते हैं, चाहे लोअर कोर्ट हो चाहे अपर कोर्ट हो, तो देश में अव्यवस्था पैदा हो जाएगी। मेरी बात, मैं उत्तर दे रहा हूं, आप उत्तर सुनिए मेरी बात। आशुतोष जी, थोड़ा सा मैं भी अपनी इच्छा आपके प्रश्नों के हिसाब से मैं देना चाहता हूं। देखिए, है क्या कि कोर्ट में का जो निर्णय है उस निर्णय के अगेंस्ट हमारी सरकार याचिका के लिए गई और सीधे गई। रागिनी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? ऐसा नहीं है कि ये कोई साधारण कोर्ट था, सुप्रीम कोर्ट का एक गंभीर फैसला था और गंभीर फैसला के खिलाफ याचिका दायर करना ये अपने आप में एक गंभीर प्रश्न होता है। रागिनी, आप कुछ बोलना चाहिए? गंभीर काम। देखिए, आज सोनकर जी बुरे फंसे। अगर यहाँ पर भाजपा की आवाज बनेंगे तो दलितों की आवाज को दबाएंगे, इसीलिए जलेबी बना रहे हैं। सीधा जवाब मुझे तो कांग्रेस पर दुख हो रहा है कि आज दलितों पर डिस्कशन के लिए एक ब्राह्मण को भेजा गया है। काश वो एक दलित को भेज देते तब समझ में आ जाता। ब्राह्मणों ने कोई अपराध नहीं किया, कोई अपराध नहीं किया, लेकिन दलित इशू पर अगर बात करने के लिए क्या करवाया?
हकीकत तो यह है कि कांग्रेस पार्टी के पास एक दलित नेता नहीं है यहाँ पर डिस्कशन के लिए। मेरी आपसे गुजारिश है कि व्यक्तिगत अगर आप कहेंगे तो मैं व्यक्तिगत कह रहा हूं। भाई साहब मैं हाथ जोड़ के ऐसा मत करिए। देखिए महाराष्ट्र की सरकार पार्टी थी इस केस में, कोई पैरवी नहीं करती है। सुप्रीम कोर्ट नोटिस भेजकर कहता है कि एक सेंट्रल स्टैट्यूट का इंटरप्रिटेशन है, इसीलिए सॉलिसिटर जनरल का अटॉर्नी जनरल का आना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये वो भी नहीं भेजते हैं, सोते रहते हैं। जब दलित संगठन विरोध करने पर उतर आते हैं, बंद करने पर उतर आते हैं, तब कानून मंत्री अपनी नींद से जागते हैं, उन्हें याद आता है कि रिव्यू पिटीशन नाम की भी कोई चीज है, वही दायर कर देनी चाहिए। इसी से पता चलता है कि दलित विरोधी मोदी सरकार कितना चाहती थी शांतिपूर्ण आंदोलन को हिंसात्मक कर दिया जाए। दलित विरोधी मोदी सरकार पूरी तरह से चाहती थी कि SC ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट प्रभावहीन हो जाए। अब हिंसा की बात आती है। देखिए आंख के बदले आंख तो दुनिया को अंधा बनाती है, ये बात पूरी तरह से ठीक है। हिंसा किसी चीज का समाधान नहीं, लेकिन मैं जानना चाहती हूं सरकार से कि जब पहले से सूचना थी कि 2 तारीख को बंद होगा, तो क्या उसका पूर्वानुमान लगाना आशुतोष जी, उसे नियंत्रित करना, उसके बारे में तैयारी करना सरकार की जिम्मेदारी नहीं थी? अगर सरकार की तैयारी नहीं होती तो ये एक मिनट सोनकर जी मैं आपको बोलने नहीं दूंगी डिबेट में आगे। आपकी बात मैंने शांति से सुनी, आप मुझे नहीं बोलने दीजिए। माफ करिए, गलत बात आप मत बोलने दीजिए। आप लोगों ने बोलने ही कहा दिया है, आप लोग पार्लियामेंट को नहीं चलने देते हैं, आप लोग पार्लियामेंट में बाहर से भागते हैं। मैं आखिरी लाइन बोलूंगी, कंप्लीट करिए। पूरे देश में जहां सबसे उग्र रूप हिंसा ने लिया वो भारतीय जनता पार्टी के शासित प्रदेश थे। केवल मध्य प्रदेश में 6-7 लोगों की हत्या कर दी गई। बहुत सारे गलत बात है। पुलिस ने पैरों पे गोली मारने की बजाय छाती पे गोली मारी। पुलिस वालों के खिलाफ भी केस चल रहा है। बहुत सारे वीडियोस ऐसे वायरल हुए जिसमें देखा कि पुलिस वाले ही गाड़ियां तोड़ते हुए नजर आए। तो क्या असामाजिक तत्वों को संरक्षण देकर सरकार फिर से दंगा फसाद कराना चाहती है? क्या पुलिस को भी इसके लिए इस्तेमाल किया गया? मैं समझती हूँ कि बहुत बड़े सवाल है जिसका जवाब सरकार के और भाजपा के प्रतिनिधि देने में पूरी तरह से विफल हुए। मेरा आपसे सवाल यह है कि जिस तरीके से हिंसा इस पूरे मामले के अंदर देखने में आई, क्या यह माना जाए कि दलितों की राजनीति में अब हिंसक तत्व भी आ गए हैं, एंटी सोशल एलिमेंट्स भी आ गए हैं, और वो लोग भी वही रास्ता अपनाने लगे हैं जो दंगाई अपनाया करते थे? देखिए, मैं आपकी इस पूरी बहस को 2 हिस्से में बांटना चाहता हूं, क्योंकि कुछ लोगों ने कहा कि ये पिछले 4 वर्ष से जो जुल्म और अन्याय हो रहा है, इस पर सोनकर जी ने कहा, हालांकि मोदी जी तो 70 वर्ष कहते हैं पर इन्होंने 600 वर्ष गिना दिए। मैं तो ये कहना चाहता हूं कि इसको 2 पहलू से देखना चाहिए। अगर जैसे बाबा साहब, महात्मा फुले, अन्य महापुरुषों को जो दलित और ओबीसी के मुक्ति का रास्ता इस देश के लोगों को बता रहे थे, इसी प्रकार लगभग कुछ 1000 वर्ष पहले महात्मा बुद्ध ने भी वो रास्ता करुणा का रास्ता था, देश के लोगों को बताया था। पर इस देश में एक मनुवादी मानसिकता है जो हजारों वर्ष की मानसिकता है, और इसके आज जकड़न सामंतवाद और पूंजीवाद के प्रतीक बनी हुई है भारतीय जनता पार्टी सरकार। और ये सरकार जिस तरह के जुल्म जिसका उल्लेख, चाहे रोहित वेमुला हो, चाहे वो सहारनपुर की घटना हो, चाहे वो देश में कोरेगांव की घटना हो, या अन्य स्थानों पर ऊना से लेके तमाम देश के स्थानों पे जहां बारात निकालने की कोशिश होती है तो वहां पर उनको घोड़े से नीचे घसीटकर मार दिया जाता है। ऐसे कई सैकड़ों स्थान में आपको बता दें, जब देश के अंदर इस तरह का उत्पीड़न होगा तो क्या दलित प्रतिकार नहीं करेंगे? तो दलित प्रतिकार था, और ये प्रतिकार इसलिए था में भी हुआ था। 1989 में विश्वनाथ प्रताप सिंह जी की जब केंद्र में सरकार थी, तो उस समय सुन लीजिए, उस समय बहन मायावती जी, मान्यवर काशीराम जी, बहुजन समाज पार्टी थी, दबाव बनाकर ऐसा कानून बना। अब ये इस कानून को पलटना चाहते हैं, और उस कानून को इसलिए महाराष्ट्र में किसकी सरकार है? सुधीर जी के द्वारा यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में बहन जी ने भी तो इसी प्रकार का आपकी सरकार ने बनाया था। मायावती जी की सरकार ने भी इसके मुतालिक एक एडवाइजरी जारी की थी, कानून में बदलाव की बात 2 बार हुआ था आशुतोष जी। 22 जून 2002 को हुआ था, और बाद में 2007 में भी हुआ है। उत्तर दे चुकी है जी। मैं आपको बतला दूं, सुन लीजिए, उसका उत्तर स्वयं बहन मायावती जी स्वयं दे चुकी हैं। मैं उसको दोहरा देता हूं, मैं उतने शब्दों में ना बल्कि संक्षेप में, जो मैं चाहता हूं कि देश की जनता के सामने पहुंचना चाहिए। उन्होंने जो दबंग लोग
वहां पर जब गांव में झगड़ा होता है उल्टा सीधा केस लगा के लोगों को फंसाने की कोशिश करते हैं उल्टा। उसमें कोई उन्होंने कानून को बदलने के लिए नहीं कहा, उन्होंने कहा जांचो, और 5-6 महीने के बाद उसको फिर से उन्होंने कहा कि इसमें दुरुपयोग होने की। आप गलत बता रहे हैं सुधीन जी, आप बिल्कुल गलत बता रहे हैं सुधीन जी। आशुतोष जी वो आदेश क्या था वो मैं 1 मिनट लूंगा, पूरा कर ले दीजिए। विजय जी आपके मनुवादी मानसिकता को पूरा देश जानता है। इनके विजय सोनकर जी की मानसिकता को पूरा देश जानता है। ये मनुवाद की, ये पूंजीवाद की, सामंतवाद की मानसिकता के प्रतिनिधि हैं। मनुवादियों के साथ तो आप सत्ता का सुख भोगे हैं। की आवाज बुलंद हो रही है देश में, ओबीसी की आवाज बुलंद हो रही है। इलाहाबाद और नहीं, फूलपुर और गोरखपुर में इनकी नहीं। देखिए फूलपुर और गोरखपुर के नतीजे फूलपुर की बात बाद में करेंगे। फूलपुर की बात आपको इस बात को लाना चाह रहा हूं। विजय जी आपने बोल 10 सेकंड आप अन्याय मत करिए। नहीं, इन्होंने एक महत्वपूर्ण बात बताई है, आपको मौका मिला। विनय जी सुधार करना चाहता हूं। मेरा सवाल ये है कि जब घृणा की राजनीति, अगर आप पूरे बाबा साहब का पूरा अगर आप विमर्श देखें, बाबा साहब एक मौके पर आकर ये कहते हैं कि जब तक हिंदू धर्म को नष्ट नहीं किया जाएगा तब तक जो है दलितों को न्याय नहीं मिल सकता। क्यों? उनका तर्क ये था कि जाति प्रथा खत्म नहीं हो सकती जब तक जाति प्रथा हिंदू धर्म का मूल है। क्या ये जो सोच है, और आप उन्हीं बाबा साहब को अख्तियार करना चाहते हैं, उनको अपने पास लाना चाहते हैं, तो आप भी तो ढोंग कर रहे हैं ना संघ के नाम पे, हिंदुत्व के नाम पे। मैं अब तक बिल्कुल नहीं बोला। ऐसा तो बाबा साहब ने नहीं कहा। बाबा साहब ने ऐसा नहीं कहा, गलत आप बयान कर रहे हैं। मैं बताता हूँ बाबा साहब 1927 में विजय जी अवस्थी जी एक सेकंड ऐसी कोई चीज नहीं बोली, बिल्कुल गलत बात। इसी क्वेश्चन का उत्तर है। मैं आपको इस बात की डॉक्टर अम्बेडकर ने 1948 में एक लिखित क्लीन चिट दिया कि अनटचेबल बुक के पेज नंबर 100 पर कि देयर वाज नो अनटचेबिलिटी इन मनु इरा, सुधराज एंड अंतेज वाज नेवर अनटचेबल इन इंडिया। आप क्या बोल रहे हैं? कौन सा प्रश्न कर रहे हैं? जहां मनुवाद बोल रहे हैं भदौरिया जी, शायद उन्होंने अम्बेडकर को पढ़ा नहीं था। अम्बेडकर जी ने अगर लिखित नहीं दिया होगा तो आपने अम्बेडकर को जहां से कोट किया ना, मैं आपको बताता हूं, आपने शायद पढ़ा नहीं कार्ल मार्क्स और बुद्ध, उनका एक निबंध है, पता नहीं आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा। उसमें कार्ल मार्क्स और बुद्ध की तुलना करते हुए वो कहते हैं कि भारतवर्ष का जो आत्मा है वो धर्म है, और ये लोग धर्म को अफीम मानते हैं, इसलिए धर्म की बहुत अधिक आवश्यकता है भारतवर्ष में तमाम सामाजिक सुधारों और समरसता लाने के लिए। ये अंबेडकर जी ने कहा, वो आपने कोट नहीं किया। नंबर दूसरी बात, आपने कहा कि ढोंग, किस बात का ढोंग? जहां पर जाति विहीन समाज, अगर आप संघ की बात करते हैं, मेरी विवेक जी से बात भी हो रही थी कि आप संघ के किसी भी कार्यक्रम शिविर में जाएं तो वहां पर किसी की जाति का अंदाजा ही नहीं होता, अनुमान ही नहीं होता। और आज की जो परिस्थिति है, मुझे आज बहुत एक अच्छी बात लगी कि सुधीन जी हो, चाहे विवेक जी हो, चाहे राजनी जी हो, कि ये दलितों की समस्या सिर्फ 4 वर्ष की है। इससे पहले तो दलित ऐसे पूरे शासन कर रहे थे, वो इतने समाज में उस स्तर पर थे जिसमें उनको किसी चीज की जरूरत ही नहीं थी। आज पहली बार ऐसा लगा कि सिर्फ 4 वर्षों का है ये इतिहास दलितों का, 4 वर्ष से दलित है। संघ एक बहुत बड़ा संगठन है, भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ी पार्टी है। मैंने तो महात्मा बुद्ध का उल्लेख किया, आप अभी कर रहे हैं ढोंग महात्मा बुद्ध का। आप तो अरे मैं कह रहा हूँ, अरे अंबेडकर जी को पहले पढ़ लो। सुधींद्र जी एक शब्द बता दूंगा मैं आपको। मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, कौन से पेज पर और कौन से और कलेक्टेड वर्क्स ऑफ अंबेडकर में से कैसे पेज निकाले गए, इसकी ये भी होना चाहिए। मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, आप मुझसे मुखातिब होइए ना। हाँ, मैं आप, मेरा सवाल ये है कि आप 1967 में गाय पर आंदोलन करते हैं, एक बड़ा आंदोलन देश के अंदर खड़ा करते हैं, राम मंदिर का आंदोलन खड़ा करते हैं, आप दलितों के उद्धार के लिए अखिल भारतीय आंदोलन क्यों नहीं खड़ा करते? आप बार-बार कहते हैं कि हमारे शाखा के अंदर लोग आते हैं, अंदाजा नहीं होता। एक उदाहरण दीजिए आप मुझे। आपको मालूम नहीं है, एक उदाहरण दीजिए। आशुतोष आपको मालूम नहीं है, मैं आपसे पूछ रहा हूं, उदाहरण मिल जाएगा क्या? भाजपा संघ की जुगलबंदी चलेगी बस, और किसी को बोलने का अधिकार नहीं। मेरी गुजारिश है आप कहते हैं आंदोलन, आप आंदोलन को, कुछ आंदोलनों को या कुछ आप सिर्फ वक्तव्यों तक समझते हैं। दलित बस्तियों के भीतर जाकर के उनकी आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और शैक्षिक
सवाल उठाने के लिए आप अगर मैं पूछ रहा हूं आपने सवाल मुझसे पूछा ना, ये ब्रह्म सत्य नहीं है। अगर आप लोग जान गए होते तो सत्ता से नहीं बाहर गए होते। विजय जी मेरा सवाल आपसे ये है, आपने 67 के अंदर गाय पर आंदोलन किया, आपने 80 के बाद आपने राम मंदिर का आंदोलन किया, आपने दलित उद्धार के लिए एक अनटचेबिलिटी खत्म करने के लिए एक आंदोलन बताइए। राम मंदिर के आंदोलन में ही सबसे दलित आगे थे सर। मैं आपसे आगे थे, आप संघ के मैं पूछ रहा हूं अनटचेबिलिटी अस्पृश्यता को खत्म करने के लिए अखिल भारतीय स्तर का एक आंदोलन जो संघ ने किया। आंदोलन किसी के खिलाफ नहीं करना, दलित के भीतर आत्मविश्वास जगह स्वावलंबी बने, वो मुख्य धारा में आए, वो किसी से अपने आप को महसूस ना करे, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। आपके लिए आंदोलन महत्वपूर्ण हो सकता है। आपने मेरी बात सुनी नहीं, आपने मेरी बात सुनी नहीं। दलितों के लिए आंदोलन किसी के खिलाफ आंदोलन करना, दलित के भीतर वो आत्मविश्वास जागृत हो, सबसे महत्वपूर्ण बात वो है। आप चाहते हैं विवेक, आप चाहते हैं सिर्फ लड़वाना। आप लोग देख रहे हैं किस तरीके से स्टूडियो के अंदर दलितों के मसले पर लगातार बहुत गर्मजोशी के साथ चर्चा जारी है, लेकिन फिर अच्छा बेहतर यही होता है कि अगर जो हमारे गेस्ट हैं वो अपना कूल ना लूज करते, अब जोश में बात अच्छी होती है, लेकिन कभी कभी आपस में बोलने ना देना ये ठीक बात नहीं है। मैं फिर भी गुजारिश करूंगा, ब्रेक के बाद लौटूंगा, इस पर चर्चा जारी रहेगी। चर्चा ये होगी कि क्या 2019 का रास्ता दलित विमर्श रोकेगा मोदी का, यानी इस पर करेंगे चर्चा। लौटते हैं। आप देख रहे हैं आज तक का हल्ला बोल कार्यक्रम का वीकेंड का स्पेशल कार्यक्रम है और मैं हूं आशुतोष। ब्रेक के बाद हम चर्चा जारी रखते हैं, लेकिन बातचीत को शुरू करने के पहले एक चीज मैं आप लोगों के सामने पढ़ देना चाहता हूं। जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल मनिंदर सिंह ने जो सुप्रीम कोर्ट के सामने जब ये मामला चल रहा था, उन्होंने सरकार का पक्ष क्या रखा। हालांकि सरकार की तरफ से कहा गया उनका इस मामले में कोई लेना देना नहीं है। ये जो मेरे सामने ये है, इसमें बहुत साफ तौर पे लिखा हुआ है कि उन्होंने एंटीसिपेटरी बेल जो मिलने वाली थी, कहा था कि एंटीसिपेटरी बेल मिल जाए, इसकी भी वकालत की थी। साथ ही यह भी कहा था कि अगर किसी तरीके का आरोप लग रहा हो तो उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए आईपीसी की धारा के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। ये जो सवाल है विजय जी कि आपकी सरकार बाहर कुछ कहती है कि हमारा सरकार से कोई लेना देना नहीं, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल मनिंदर सिंह हु इज अ लॉ ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट, वो वहां जाके कहते हैं कि एंटीसिपेटरी बेल मिलनी चाहिए। ये दो तरफ बातें क्यों कर रहे हैं, किसने कर रहे हैं? नहीं देखिए, अगर आप कहेंगे तो मैं पूरा पढ़ दूंगा। देखिए सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर मेरे सामने। देखिए सुप्रीम कोर्ट का तो ऑर्डर बगैर पढ़े लिखे बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे मैं अपने दर्शकों के लिए पढ़ के बता देता हूं। वो सब पूरा देश जान रहा है, सब लोग जान रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर बेल इफ नो प्राइमा फेसाई केस इज मेड आउट, thus in genuine cases anticipatory bail can be granted. मनिंदर सिंह एडिशनल सॉलिसिटर जनरल लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री ऑफ द गवर्नमेंट, वो ये कह रहे हैं। आपकी सरकार बाहर कहती है, बीजेपी बाहर कहती है कि नहीं हमारा इससे कोई लेना देना नहीं। ये क्यों? देखिए बीजेपी सरकार और बीजेपी संगठन ये भी है, और इन दोनों मैं कह रहा हूं कि अगर कोई सरकार ये कहे कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, देश भर में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यह स्पष्ट कर दिया गया है कि जो भी सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है हम कोर्ट का सम्मान करते हैं, लेकिन इस निर्णय का नहीं है। इस निर्णय का फिर आप बोलेंगे तो आप कहेंगे, आप बोलिए, फिर आप लोगों ने तो दंगा भड़का दिया। आप लोगों ने शांतिपूर्ण दलितों का एक आंदोलन चल रहा था, उसको केवल कुर्सी के लिए, सत्ता के लिए बेचैनी, आपने उसको तहस नहस कर दिया। आप लोगों ने दलितों का जो सपना देखा है उनको अपने तरफ लेने के लिए वो आपको ठुकरा चुके हैं। आज भी देश में सबसे ज्यादा अगर सांसद कोई है तो भारतीय जनता पार्टी के पास, आज भी देश में सबसे ज्यादा अगर कोई एमएलए है तो भारतीय जनता पार्टी के साथ। इसलिए ये स्पष्ट है कि दलित समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ है और आपकी धरती खिसक चुकी है। इसलिए आप जरूर इस बात को सोच रहे होंगे कि आपको कैसे सत्ता का लूट खसोट करें। आप सत्ता को लूटना चाहते हैं, दलितों का अपमान कर दिया। डॉक्टर अंबेडकर का जितना अपमान नेहरू जी ने किया, डॉक्टर अंबेडकर का जितना अपमान नेहरू जी ने किया, शायद इतिहास जानता है कि कांग्रेस ने उनके व्यक्तित्व को बाहर ही नहीं आने दिया। कांग्रेस पार्टी ने डॉक्टर अंबेडकर के उस विराट व्यक्तित्व को हमेशा रोक रखा था ताकि वो भारतीय जनता पार्टी प्लीज डॉक्टर अंबेडकर के ऊपर सदन में 2 दिन तक चर्चा किया था। वो ये बताना चाहते हैं हम कि देश में डॉक्टर अंबेडकर के ही सपनों को पूरा करना होगा। आपस में आप लोग डॉक्टर नेहरू जी ने एम्प्लॉयमेंट एक्शन नहीं बनाया था, एम्प्लॉयमेंट एक्शन
अंबेडकर जी ने बनाया था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किसी और ने, नेहरू जी ने नहीं बनाया था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नेहरू जी ने बनाया था। पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया नेहरू जी ने नहीं बनाया था। पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया अंबेडकर जी ने बनाया था। बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल गलत बात नहीं, बिल्कुल सही बात है, इस तरीके से बातचीत बिल्कुल सही बात। मैंने अंबेडकर जी के बारे में जो कहा है वो बिल्कुल सही है, लेकिन अंबेडकर जी का जवाब नेहरू जी ने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। एक फोटो हमारा बाहर नहीं, आशुतोष जी एक बात प्रश्न किया, उसका जवाब दीजिए। अरे ये झूठे झूठ तो आप लोग बोलती हैं। हम लोग कोर्ट में जाकर के सरकार की तरफ से प्लीड किया गया है, पुनर्याचिका दाखिल किया गया है। आपके मतलब ये जो कुछ भी हो, लेकिन सरकार का अंतिम एक्शन है, अंतिम एक्शन है कि हम कोर्ट में गए हैं और इस याचिका का पुनर्निरीक्षण, पुनर्याचिका के लिए हम लोगों ने अप्लाई किया है। ये क्या चीज है? देखिए अभी भी मेरे वो जो निर्णय है, वो जो भी निर्णय है, लेकिन पार्टी की तरफ से, सरकार की तरफ से सोनकर जी दायर किया गया है, ये ठीक बात, ये ठीक बात नहीं है। अब अवनीश जी को बोलने की आशुतोष, सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? प्रॉब्लम यह है कि अब तक दलितों को भी एक वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया जाता रहा। किसी ने आज, विवेक जी ने भी नहीं और नागरी जी ने, मिर्चपुर बात है हम, और मैं कितने बताऊं, नरसंहार हुए, आज रोंगटे खड़े हो जाते हैं, किसी ने नहीं जिक्र किया ना। ये सवाल राजनीति का है और ये सिर्फ ये कि कौन पद पे पहुंचा। अगर आम दलित, एक मुझे बोलने दीजिए, मैं शायद अभी 10 सेकंड हुए मुझे बोलते हुए, मुझे बोलने दीजिए। सिर्फ ये कि कुछ दलितों में से एक वहां पहुंच गया तो दलितों की समस्या सुधर जाएगी। आम वो दलित जो गांव के भीतर, कस्बों के भीतर, दलित बस्तियों में जो मैला उठाने तक के लिए था, आज शौचालय बनकर के उनको उस काम से मुक्ति। फिर बीच में बोली, फिर बीच में बोली, फिर बीच में बोली। मैं अगर बोलना चिल्लाना शुरू कर दूंगा तो छोड़ के चले जाएंगे। आशुतोष, फिर मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ, प्लीज प्लीज, फिर मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ, किसी भी हद तक जा सकता हूँ, किसी भी हद तक जा सकता हूँ। फिर मैं एक शब्द भी बोला था, मैं किसी भी, आपने सीताराम केसरी को तो टॉयलेट में बंद कर दिया था। सीताराम केसरी को, संचालक की तो बात मत करिए। सीताराम केसरी को टॉयलेट में बंद कर दिया सोनिया गांधी को बनाने के लिए। और मैं किसी हद तक जा सकता हूँ, मैं बता देता हूँ, मैं बता देता हूँ, जगजीवन राम का क्या किया इन्होंने? पार्टी से बाहर कर दिया। संचालक तो बनाकर दिखाइए, दलित 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 दलित, केवल बातों से दलित। आपके यहाँ एक परिवार है ना, गिराती जा रही है, महिला ढोने के खिलाफ कानून बनाने। आपके साथी हैं, मैं नहीं सकता हूं। मेरे साथी नहीं है, मैं आपके साथी हैं लोग। किसके साथ? मैं तो लगातार रोकने को, हाँ मैंने आपसे ऐसे एंकर अवस्थी जी, मेरा सवाल आपसे बहुत सिंपल है। मैंने आपको बात शुरुआत की बात ये है, आपने कहा दलितों के लिए आंदोलन, मेरी बात मैं सुन तो लीजिए ना। आपने कहा था ब्रेक से पहले मुझसे सवाल किया, तो उस सवाल का जवाब आपने कहा दलितों के लिए आंदोलन। दलितों के लिए आंदोलन सड़क पर आकर के नहीं, उनकी बस्तियों के भीतर जाकर के समरसता का, उनके आत्मविश्वास जगाने के लिए आंदोलन होता है। भक्ति आंदोलन था किसी के खिलाफ। तो फिर राम मंदिर आंदोलन क्यों किया? नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, राम मंदिर आंदोलन क्यों किया? आप समरसता का आंदोलन करते हैं, वही कर रहे हैं, घरों में वही कर रहे हैं। आप मुसलमानों के घरों में, अंबेडकर को पढ़िए ना, अस्मिता को जगा, भारतीय अस्मिता को, राम मंदिर आंदोलन भारतीय अस्मिता को जगाने के लिए किसी के खिलाफ नहीं है। आपको लगता है राम मंदिर आंदोलन किसी के खिलाफ है? भारतीय अस्मिता को जगाने के लिए, क्योंकि आप सिर्फ वाली बीच में आप अपने चश्मे से देखते हैं, इसलिए आपको राम मंदिर आंदोलन के खिलाफ, आपके लिए आंदोलन है किसी के खिलाफ, आपके लिए आपको एक बात बता दूं, इन्होंने किए। अगर डिफेमेशन केस के लिए तैयार हो, आज ये कहें, चुनौती देते हैं कि जितनी भी घटनाओं को उल्लेख किया, अगर वो झूठी निकलेंगी तो ये डिफेमेशन केस के लिए तैयार है। आप लोग बहुत बोल रहे हैं, सुदीन भदौरिया जी बहुत देर से हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत। सुदीन जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि ये जो दलितों का आंदोलन मायावती जी ने और कांशीराम ने जो उत्तर प्रदेश के अंदर शुरू किया, पंजाब के शुरू करके, क्या उस आंदोलन की आग अब बिल्कुल बुझने से लगी है? मायावती जी पीछे हो गई है, नए नेता सामने आ रहे हैं, चंद्रशेखर आजाद हो, जिग्नेश मेवाड़ी हो, इस तरीके के लोग। देखिए, ये जो मिशन है जिसको शुरू करने वाले बाबा साहब थे, आने वाले उन सैकड़ों वर्षों तक चलता रहेगा जब तक समता मूलक समाज नहीं बन जाएगा। मान्यवर काशीराम और बहन मायावती जी ने जो अलख जगाई,
और जिस ऊंचाइयों तक वो ले गए वो इतिहास में दर्ज रहेगा और आने वाला इतिहास भी लिखा जाएगा। मैं ये कहना चाहता हूं, बहन मायावती जी ने ये जो नया प्रयोग किया, जिसका आपने भी उल्लेख किया कि 2019 में कुछ नया बनेगा, ये रास्ता दलित रोक देंगे क्या, यही प्रयोग है। इसीलिए ये लोग कह रहे हैं दलित पिछड़ों को सांप छछूतन। आज कह रहे हैं, अमित शाह ने क्या कहा है कि दे आर डॉग्स एंड कैट्स आर गेटिंग टुगेदर। दलित की नहीं, दौलत की बेटी बन गई है। लोकतंत्र में डॉग्स एंड कैट्स होते हैं। किस तरह की भाषा का ये प्रयोग करते हैं, इनको अशोक नहीं है, इनको शर्म आनी चाहिए। क्या किया सारे दलितों को आप गाली दे दिया, 4 बार हमने कर दिया। आपने बहन जी की सरकार हमने बनाई, आपके ही नेता ने मुझे चाहिए। आज आप गोहाना का जवाब चाहिए। आज गोहाना में गांव के गांव बहन जी का जवाब चाहिए लोगों को। गोहाना का जवाब चाहिए मुझे। यही करेंगे सत्ता की। गोहाना का जवाब चाहिए मुझे। हरियाणा के गांवों का दलितों को जिंदा आपने, उत्तर प्रदेश दलितों को जिंदा जलाया आपने। विवेक, ये जो सवाल मैंने सुदीन भदौरिया जी से पूछा था कि भाई क्या जो ट्रेडिशनल दलित पॉलिटिक्स थी वो अब हाशिए पे पहुंच गई है, नए लड़के सामने आ रहे हैं। आपने चंद्रशेखर आजाद का जिक्र किया, रावण का जिक्र किया, हमने जिग्नेश मेवाड़ी का जिक्र किया। बहुत सारे ऐसे नए लड़के निकल रहे हैं जो बिल्कुल उनका तेवर बिल्कुल अलग है। और ये जो पूरा भारत बंद था, ये किसी संगठन ने नहीं किया था, बल्कि स्वतः स्फूर्त था। क्या दलित राजनीति एक नई दिशा को लेकर जा रही? नहीं, मुझे लगता है कि देखिए, व्यक्ति का असर्शन, इंडिविजुअल का असर्शन अलग है और आंदोलन जो है वो अलग है। अभी मुझे लगता है कि जो जिग्नेश मेवानी है या चंद्रशेखर, इनको आंदोलनित होकर के आंदोलन के रूप में अभी 1 लाख की भीड़ भी इकट्ठा कर लें तो मुझे लगता है कि आंदोलन लगेगा। संगठन होना चाहिए, विचारधारा होना चाहिए, किसी व्यक्ति के पास अपना एक इशू है जिससे वो लेके लड़े। लेकिन आंदोलन के रूप में अभी भी मुझे लगता है कि बहुजन समाज पार्टी का अपना जो नेतृत्व है, शीर्ष नेतृत्व है और संगठन है, वो अखिल भारतीय स्तर है। इसलिए मुझे लगता है कि अभी जल्दबाजी होगा ये कहना कि जिग्नेश मेवानी हैज अराइव्ड और जो दलित सेना है वो अपना आंदोलन। इतना गुस्सा क्यों आ रहा भाई? अभी आपने 3 महीने पहले देखा जब भीमा कोरेगांव के मसले पर आपने देखा पूरा महाराष्ट्र बंद हो गया, वहां भी हिंसा हुई। अभी भारत बंद में हुआ, वहां भी हिंसा हुई। ये गुस्सा क्यों निकल नहीं, मैं इसीलिए कह रहा हूं कि देखिए वो विरक्ति है। मैं ये शास्त्री जी को अच्छा नहीं लग रहा है ना, जी वाजपेयी जी को अच्छा लग रहा है, लेकिन ये अवस्थी जी को अच्छा लग रहा है। मैं ये कहना चाह रहा हूं ये विरक्ति है, इसको समझ लें। जो आदमी लाखों की भीड़ स्वतः प्रतिस्पर्धा, और मैं ये विश्वास, मैं ये कतई मुझे बहुत बर्दाश्त नहीं हो रहा है। लगातार ये कह रहे हैं कि दलितों को भड़काया जा रहा है, दलितों को भड़काया जा रहा है और उन्होंने हिंसा कर दी। मुझे पता है 2002 की हिंसा। विवेक जी, मैं यही कह रहा हूं, दलितों ने हिंसा नहीं की है। ये हिंसा दलितों की नहीं है। 1 मिनट सुनिए। 1984 में 1984 में 24 घंटे के अंदर मैं ये कह रहा हूं कि देखिए, आप जब ये कहेंगे कि उनको भड़काया गया तो एक बार फिर ये कहना चाह रहे हैं दलितों की कोई सोचने समझने की तो शक्ति है नहीं, दलितों को जैसा भी आप चाहेंगे बात नहीं है। तो इसलिए मैं कहना चाह रहा हूं कि ये स्वतः प्रतिस्फुटित गुस्सा है, जिसको जो लोग अगर लाख की भीड़ को नहीं समझ पा रहे हैं। आखिरी सवाल, क्या दलितों का ये गुस्सा जो है 2019 के लिए कोई संदेश दे रहा है? बहुत संदेश दे रहा है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर इस विरक्ति को नहीं समझेंगे और स्व प्रतिनिधित्व तो नहीं देंगे तो मुझे लगता है कि वो विरक्ति बनी रहेगी और वो अब वो समरसता वाला बात जो है ग्रास रूट पे पानी पिला के काम नहीं चलेगा। अवस्थी जी, मेरा सवाल आपसे भी यही है कि भाई दलितों का जो गुस्सा सामने दिखाई पड़ रहा है, आप उसको कोई भी नाम दीजिए, क्या 2019 में ये मोदी जी का रास्ता रोकने की शक्ति रखता है? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि विवेक जी ने तमाम जगह प्रतिनिधित्व की बात की। उनको ये मालूम होना चाहिए कि इस समय
चूंकि मेरा भाजपा के बारे में जवाब विजय जी देंगे, लेकिन मैं इतना मैं सामान्य एक बात कर रहा हूं कि सबसे ज्यादा दलित चुन करके प्रतिनिधि किस पार्टी के हैं, मुझे आंकड़ा आज बता दीजिए। मैंने आपसे सवाल पूछा था 2019 की, मैं वही बता रहा हूं, मैं वही बता रहा हूं, मैं वही बता रहा हूं, यानी दिक्कत नहीं आई, इसी में जवाब है, दिक्कत नहीं, इसी में जवाब नहीं है। रागिनी, देखिए मैंने बहुत सारे इंसिडेंट्स भी बताए, किस तरीके से अपनी जो योजनाओं के तहत, अपनी नीतियों के तहत दलितों को हाशिए से भी पीछे धकेलने का काम ये सरकार कर रही है। उसके खिलाफ जो कहते हैं कि थोड़ी देर तक उथल पुथल चलती है, फिर उफान पर आता है गुस्सा, तो वो देखने को मिला है। लेकिन ये कहना कि ये पूरी हिंसा केवल दलितों ने की है या भड़काए जाने पर की है, ये बिल्कुल गलत है। असामाजिक तत्वों को संरक्षित कर खुला छोड़ा जा रहा है। अगर सरकार के पास सूचना होती है तो उसके बाद ये असले, ये तमंचे, ये लट कैसे इकट्ठे होते हैं, ये क्षमता तो सिर्फ कांग्रेस के पास है। जहां पर पुलिस ही 3,000 सिखों को जला देती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसी क्षमता सिर्फ कांग्रेस पार्टी में है कि एक साल हर रोज ये क्षमता सिर्फ कांग्रेस पार्टी में है कि तमाम घटना घटी नहीं, की हिंसा कर दी। ये घटना सिर्फ कांग्रेस, ये क्षमता सिर्फ कांग्रेस पार्टी में है। 1984 में जिस तरीके से सिखों को जलाया गया, ठीक है, दोहराना चाहते हैं। कितने सालों में सरसंघचालक दलित को बनाएंगे? अगर आज आपको जवाब नहीं दे पाए तो इसका मतलब है कि आप केवल लफाजी कर रहे थे। रागिनी जी ने सवाल किया कि एक परिवार के लिए 18 साल से होना चाहिए। उसका पलट का सवाल ये भी हो सकता है कांग्रेस का अध्यक्ष भी दलित का होना चाहिए। कांग्रेस के अध्यक्ष दलित नहीं रहे, पिछले 30 साल सीताराम केसरी बंद कर दिया। आपको पता है सीताराम केसरी क्या है? सीताराम केसरी का जैसा आपको नहीं लोगों के बाहर नहीं जानते। शिंदे जी नहीं थे। मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है, इतनी तेज तर्रार कांग्रेस की प्रवक्ता, इनको ये पता ही नहीं कि दलित क्या होते हैं, तो दलित के डिस्कशन में यहाँ शामिल हो गए। मैं मान रहा हूँ कि आपके पास दलित है ही नहीं भाई। ये लोग तो रोहित वेमुला को भी दलित बना दिए हैं। आशुतोष, आपने ये बात गलत कही। दलित अध्यक्ष नहीं रहा कभी कांग्रेस पार्टी का। अब ये समय बर्बाद कर रही है। अब तो चुप हो जाइए गलत बोलने के बाद। गलत बोलने के बाद अब आपको चुप हो जाना चाहिए था। कार्यक्रम खत्म करने में आप सीताराम केसरी को आप दलित बना रही हैं। रोहित वेमुला को भी दलित बना दिए थे आप लोग। विजय जी, हकीकत तो ये है कि हम आपका उत्तर दे रहे हैं। विजय जी, मुझे लगता है वो भी दलित नहीं थी। विजय जी, मैं आपसे उन्होंने जिन लोगों की पिटाई हुई वो दलित नहीं थे। रागिनी जी प्लीज, सहारनपुर में जिनको जला दिया था आपने हरियाणा के गांव में, वो भी दलित थे। जिंदा जला दिया आप लोगों ने। शुरू में अभी तक आग खत्म नहीं हुई है, वो टाइम हमारी भीतर की आग वो खत्म नहीं हुई है। ये चाहते हैं देश में। देखिए, मैं जिस तरीके की बहस स्टूडियो के अंदर चल रही है उससे तो ये लगता है अगर इसी तरीके की गर्मजोशी अगर ये राजनीतिक पार्टियां अगर सड़कों के उतर के दलितों के मसले पर, दलितों के इंसाफ और अस्पृश्यता खत्म करने के लिए करती तो शायद इस देश के अंदर बाबा साहब अंबेडकर को कहने की कभी जरूरत नहीं पड़ती कि उनके साथ न्याय नहीं हुआ है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि ये स्टूडियो के अंदर चर्चा बहुत तेज गर्म होती है। वैसे विजय जी को मैं अंतिम में एक बात जरूर कहूंगा कि कृपया रोहित वेमुला के बारे में ऐसी बातें ना करिए कि वो दलित नहीं था। वो दलित नहीं था। आप भी गलत बोल रहे हैं, आप भी गलत बोल रहे हैं। आश्चर्य हो रहा है, उसका सर्टिफिकेट आ गया है, उसके फादर का सर्टिफिकेट आ गया। मैं अपने तमाम दर्शकों को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। फिर होगी आपसे कभी मुलाकात। बहुत बहुत शुक्रिया। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।